अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि द पुल्ली शोन इन द फिगर हैज़ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.5 kg मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स एक्सिस एज्यूमिंग द इंक्लाइंड प्लेन्स टू बी फ्रिक्शनलेस कैलकुलेट द एस्केलेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक। क्लियर है। तो इस प्रॉब्लम में सर के द्वारा यह बोला गया है कि यह एक इंक्लाइंड प्लेन है और इधर वाला भी एक इंक्लाइंड प्लेन है और यह सरफेस फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। क्लियर है। यह भी सरफेस कैसा सरफेस है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है। क्लियर है। क्लियर है। ठीक है। और यह जो पुल्ली दिया गया है, इस पुल्ली का जो रेडियस दिया गया है उस रेडियस को आर बोला गया है और वह 10 सेंटीमीटर दिया गया। 10 सेंटीमीटर मीन्स कितना हो गया? 1/10 मीटर हो गया। क्लियर है। तथा इस पुल्ली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है वह 0.5 kg मीटर स्क्वायर दिया गया है। क्लियर है। ठीक है। और यह जो ब्लॉक दिया गया है, इस ब्लॉक का वेट मास 2 kg दिया गया है, जबकि इस ब्लॉक का मास 4 kg दिया गया है। और हमसे पूछा गया है फाइनली कि इस 4 kg ब्लॉक का एस्केलेशन कितना होगा, उसे कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह 4 kg ब्लॉक का जो एस्केलेशन है वह इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में ए है। क्लियर है। ठीक है। और जब हम लोग इस स्ट्रिंग पर टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि मान लेते हैं कि इस यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है वह T1 लग रहा है, तो यहाँ पे भी टेंशन कितना लगेगा? T1 लगेगा। क्लियर है। लेकिन यह पुल्ली क्या है? इस पुल्ली के पास मास है क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है। तो इस पुल्ली के अक्रॉस स्ट्रिंग के दोनों साइड जो टेंशन होंगे वो अलग अलग होंगे। तो इस साइड जब हमने T1 माना है तो इस साइड स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा उसको हम लोग T2 बोल देते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ भी कितना लगेगा? टेंशन T2 लगेगा। क्लियर है। ठीक। इस 4 kg ब्लॉक का जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वह कितना होगा? 4 × g होगा। कितना होगा? 4 × g होगा। क्लियर है। ठीक। तो इस 4g का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा? तो यहाँ पे हम लोग अगर नॉर्मल को ऐसे दर्शाएं तो यह एंगल कितना मिल जाएगा? यह एंगल हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है। यह 4g है तो इधर वाला हमें कंपोनेंट कितना मिलेगा? 4g cos 45 मिलेगा, जबकि इस साइड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा? 4g sin 45 डिग्री मिलेगा। क्लियर है। ठीक है। यानी कि इस वेट का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वह कितना होगा? 4g sin 45 डिग्री होगा। क्लियर है। ठीक। अब हम लोग इस ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इस ब्लॉक का जो वेट होगा वह किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और वह कितना लगेगा? 2g के बराबर लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मास दिया गया है वह कितना दिया गया है? 2 kg दिया गया है। क्लियर है। ठीक। इस ब्लॉक पर नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा और इसको हम लोग N2 बोल देते हैं, इस नॉर्मल को हम लोग N1 बोलते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो यह जो एंगल होगा, यह एंगल कितना डिग्री हमें मिलेगा? 45 डिग्री मिलेगा। क्लियर है। तो इस 2g का इधर जो कंपोनेंट मिलेगा वह कितना मिलेगा हमें? 2g cos 45 डिग्री मिलेगा, जबकि इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा? 2g sin 45 डिग्री मिलेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। चूंकि यह ब्लॉक नीचे ए एस्केलेशन से आ रहा है तो यह ब्लॉक ऊपर कितना एस्केलेशन से जा रहा होगा? ए एस्केलेशन से ऊपर जा रहा होगा। क्लियर है। ठीक है। तो जब हम लोग इस ब्लॉक के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगा? इस डायरेक्शन में हमारे पास कंपोनेंट कितना है? 4g sin 45 है। तो 4g sin 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। माइनस ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? T1 लग रहा है। बराबर इस ब्लॉक का मास कितना है? 4 kg है, तो बराबर 4 × एस्केलेशन क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। क्लियर है। ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमें क्या मिल गया? फर्स्ट मिल गया। अब हम लोग इस ब्लॉक के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से इक्वेशन लिखते हैं। क्लियर है। इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में लिखते हैं। तो इंक्लाइन यह ब्लॉक किधर जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है? T2 है। और नीचे की ओर लगने वाला फोर्स कितना है? मतलब कि इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कितना है? 2g sin 45 डिग्री है। क्लियर है। बराबर इस ब्लॉक का मास कितना है? 2 है। 2 × क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। क्लियर है। ठीक है। यह इक्वेशन नंबर हमें कितना मिल गया? 2 मिल गया। क्लियर है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। यह पुल्ली जो है, इस पुल्ली पर इसके सेंटर के अबाउट क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। हम इस पुल्ली को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। पुल्ली को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। क्लियर है। इधर हमारे पास टेंशन कितना है? T2 है और इधर हमारे पास टेंशन कितना है? T1 है। क्लियर है। ठीक है। तो इस सेंटर के अबाउट इस पुल्ली पर जो नेट टॉर्क लगेगा वह कितना लगेगा? मान लेते हैं कि यह ब्लॉक चूंकि इस डायरेक्शन में जा रहा था, पुल्ली में जो एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप होगा वह क्लॉकवाइज सेंस में होगा और वह होगा कितना? मान लेते हैं कि अल्फा हो रहा है। क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? T1 इस सेंटर के अबाउट इस पुल्ली पर लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह कितना होगा? T1 × r, क्योंकि इसका रेडियस कितना है हमारे पास दिया गया है? r दिया गया है।
क्लियर है? किस सेंस में होगा? यह क्लॉकवाइज सेंस में होगा, प्लस T2 इंटू आर, और यह किस सेंस में होगा? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। बराबर क्या लिखेंगे? आई इंटू अल्फा। नेट टॉर्क बराबर क्या होता है? आई इंटू अल्फा होता है। क्योंकि इस पुल्ली का मास का हम लोग टॉर्क कितना होगा? 0। इस पुल्ली का जो वेट होगा वह किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इस वेट का इस पॉइंट के बाद टॉर्क कितना होगा? 0 होगा। तो वो भी हम लिख देते हैं, प्लस 0 बराबर क्या होता है? नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो पुल्ली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मानते हैं इस एक्सिस के बाद कितना है? आई दिया गया है, तो इंटू क्या लिखेंगे? आई। और हम लोगों ने एंगुलर एक्सेलरेशन कितना मान लिया? अल्फा मान लिया। तो आई इंटू क्या कर देते हैं? अल्फा कर देते हैं। क्लॉकवाइज सेंस को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? T1 इंटू आर। एंटी क्लॉकवाइज सेंस अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, तो T2 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर बराबर क्या लिख देंगे? आई इंटू अल्फा लिख देंगे। क्लियर है? यहाँ से आर कॉमन ले लेते हैं। आर जब कॉमन लेके इधर लाएंगे तो अपॉन क्या हो जाएगा? आर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो यह हमें इक्वेशन मिल गया अल्फा के टर्म में। हमें किस चीज़ का वैल्यू कैलकुलेट करना है? इस ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ए के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस अल्फा को क्या करना होगा? रिप्लेस करना होगा ए से। तो अल्फा को इससे रिप्लेस करने के लिए हम लोग करेंगे क्या? तो हम लोग करेंगे क्या? अल्फा और ए के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो सर के द्वारा एक यह भी इमेजिनेशन किया गया है कि यह जो पुल्ली है, इस पुल्ली पर यह जो स्ट्रिंग है, यह स्ट्रिंग स्लिप नहीं करता है। जब यह स्ट्रिंग इस पुल्ली पर स्लिप नहीं करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो हम लोग इस पुल्ली को फिर यहाँ बना देते हैं ऐसे। क्लियर है? चूंकि यह पुल्ली का यह क्या है? सेंटर है, और यह पुल्ली कैसे रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज सेंस में, जैसे अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है। क्लियर है? तो इस पॉइंट पर देखेंगे तो इस पॉइंट पर इस पुल्ली का जो एक्सेलरेशन होगा वह किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा, और वह होगा कितना? आर इंटू अल्फा होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इस पुल्ली का जो रेडियस दिया गया है वह आर दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। और इस पॉइंट पर जो स्ट्रिंग है वह स्ट्रिंग का भी एक्सेलरेशन किधर है? इसी डायरेक्शन में है, और वह है कितना? ए है। क्लियर है? अब स्ट्रिंग इस पुल्ली पर स्लिप नहीं कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस स्ट्रिंग और इस पुल्ली के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो जब रिलेटिव मोशन नहीं है तो क्या हो जाएगा? ए बराबर हमें क्या मिल जाएगा? आर अल्फा मिल जाएगा। और यही कौन सा कंडीशन कहलाता है? नो स्लिपिंग कंडीशन कहलाता है। कौन सा कंडीशन कहलाता है? नो स्लिपिंग का कंडीशन कहलाता है। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग अल्फा बराबर क्या निकाल लेंगे? ए बाई आर निकाल लेंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इस अल्फा के वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? T1 माइनस T2 बराबर आई इंटू ए बाई आर मिल जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे ना कुछ नहीं, इस इक्वेशन को हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करते हैं? 1 2 3 को ऐड कर देते हैं। क्लियर है? तो आइए 1 2 3 को हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 1 नंबर तो है ही, 2 नंबर है ही, 3 नंबर हमारे पास कितना है? T1 माइनस T2 बराबर कितना है? आई इंटू ए अपॉन आर है। क्लियर है? यह इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम लोग ऐड करेंगे तो यह T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, या T2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें मिलेगा कितना? 4g अपॉन √2 माइनस 2g साइन 45 बराबर भी क्या होता है? √2 होता है, अपॉन √2 बराबर 4 2 6a प्लस आई ए अपॉन आर मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ से यदि हम लोग ए को कॉमन ले ले तो हमें क्या मिलेगा? 6 प्लस आई अपॉन आर मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ से ए बराबर हमें फाइनली क्या मिल जाएगा? ए बराबर फाइनल, अच्छा क्लियर है? ठीक। और यहाँ हमें क्या मिल जाएगा? 2g, क्या मिलेगा? 2g अपॉन √2 बराबर ए इंटू 6 प्लस आई बाई आर मिलेगा। यहाँ एक चीज़ गलती कर दी। यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? अल्फा की जगह पे हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था? ए अपॉन आर कैलकुलेट किया था। तो अल्फा की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे? ए बाई आर डालेंगे। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा? ए बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ से ए हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ तो 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें ए बराबर क्या मिल जाएगा? तो हमें ए बराबर क्या मिल जाएगा? √2g अपॉन 6 प्लस आई बाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है? और यही मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे g का वैल्यू हम लोग कितना डालेंगे? 9.8 डाल लेते हैं। आई हमारे पास दिया गया है 0.5 दिया गया, आर हमारे पास कितना 1/10 है। डाल लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। डाल ही देते हैं। ये बराबर हमें क्या मिलेगा? √2 की जगह पे क्या हो जाएगा? 1.414 इंटू जी की जगह पे 9.8 लिखेंगे अपॉन
6 प्लस आई, आई हमारे पास कितना है 0.5 है, तो प्लस 0.5 अपॉन आर हमारे पास कितना है 1/10 मीटर है, यानी कि 1/100 हो जाएगा। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, ओके। अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में सर के द्वारा ये इमेजिन किया गया है कि यह एक इंक्लाइन प्लेन है, यह भी एक इंक्लाइन प्लेन है, और यह एंगल 45 डिग्री दिया गया है, जबकि यह एंगल भी 45 डिग्री दिया गया है। क्लियर है, यह 2 kg का ब्लॉक है या 4 kg का ब्लॉक है। क्लियर है, यह पुल्ली है और इस पुल्ली का जो रेडियस दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि 1/10 मीटर दिया गया है। क्लियर है, और इस पुल्ली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है वो 0.5 kg मीटर स्क्वायर दिया गया है। क्लियर, ठीक। और यह बोला गया कि इस ब्लॉक यानी कि यह 2 kg ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.5 है, जबकि इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि यह ब्लॉक यानी कि यह जो सरफेस दिया गया है यह सरफेस फ्रिक्शनलेस दिया गया है। क्लियर है, तो हमें यह बोला गया है कि इस 4 kg ब्लॉक पे कितना एक्सप्रेशन डेवलप होगा उसे कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर है, ठीक। तो सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं कि इस 4 kg ब्लॉक का इस इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में, लेकिन इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग इसका एक्सलेशन ए है। क्लियर है, ठीक है। तो इस 4 kg ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वह कितना लगेगा, इसके वेट क्या एक कंपोनेंट लगेगा mg sin 45 डिग्री लगेगा। क्लियर है, और sin 45 कितना होता है √2 होता है। क्लियर है, sin 45 कितना होता है 1/√2 होता है, और m कितना है 4 है, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे 4g/√2 लिखेंगे। हम लोग कितना लिखेंगे 4g/√2 इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर है, जब इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वेट का एक कंपोनेंट लगेगा वह कितना लगेगा mg, यानी कि इस ब्लॉक का मास कितना है 2 है, g के जगह पे हम लोग g ही लिखते हैं, इंटू sin 45 डिग्री। sin 45 कितना तो 1/√2 होता है, यानी कितना लगेगा √2 इधर लगेगा। क्लियर है, ठीक है। चूंकि यह ब्लॉक इस डायरेक्शन में ए एस्केलेशन से नीचे की ओर आ रहा है, तो यह ब्लॉक ए एस्केलेशन से ऊपर की ओर जा रहा होगा। क्लियर है, ठीक है। तो जब यह ब्लॉक ऊपर की ओर मूव करेगा तो इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वह किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि रिलेटिव मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और वह फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कितना, फ्रिक्शन फोर्स को यदि हम लोग एफ बोल दे तो एफ बराबर क्या होता है म्यू इंटू एन होता है। क्लियर है, तो म्यू की जगह पे हमारे पास कितना 0.5 दिया गया है, और एन कितना होगा तो एन जो होता है वह mg cos थीटा होता है। एन किधर लगेगा, ऊपर ऐसे एन लगेगा, और इस एन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वेट का वह कितना हो जाएगा mg cos 45 डिग्री हो जाएगा। एम हमारे पास कितना है 4 kg है, तो एम कितना हमारे पास 2 kg है, यानी कि एम की जगह पे हम लोग 2 लिखेंगे, जी की जगह पे तो जी ही होगा, cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है, यानी कि कितना हो जाएगा 2g/√2 हो जाएगा। क्लियर है, तो एन की जगह पे हम लोग कितना लिख देंगे 2g/√2 लिख देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वह किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, और वह लगेगा कितना, कुछ इतना लगेगा। क्लियर है, ठीक। अच्छा, तो जब हम लोग क्लियर है, ठीक। अब हम लोग करते क्या है कि इस रस्सी के लॉन्ग टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लेते हैं कि इधर टेंशन T1 है, तो यहाँ पर भी टेंशन कितना आ जाएगा T1 आ जाएगा, क्योंकि इस पुल्ली के पास मास है, यानी कि इस पुल्ली के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इस पुल्ली के पास क्या हो जाएगा मास होगा। जब पुल्ली के पास मास होता है तो पुल्ली के दोनों साइड स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वह अलग अलग होता है। क्लियर है, जब इधर T1 हमने माना तो इधर हम लोग टेंशन कितना मान लेंगे T2 मान लेंगे, तो यहाँ पे जो टेंशन हम लोग दिखाएंगे वह किधर दिखाएंगे, ऊपर की ओर दिखाएंगे, और वह भी कितना दिखाएंगे T2 दिखाएंगे। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग टेंशन को स्ट्रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर, ठीक। अब करना कुछ नहीं है, इस ब्लॉक के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन लिखेंगे। तो इस ब्लॉक के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन लिखेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, यह ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि 4g/√2 माइनस क्या हो जाएगा T1 बराबर क्या हो जाएगा, इस ब्लॉक का मास कितना है 4 है, 4 इंटू ब्लॉक एक्सप्रेशन हमने कितना माना ए माना है, बराबर क्या लिख देंगे ए लिख देंगे। तो यहाँ से T1 बराबर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से T1 बराबर हमें कितना मिल जाएगा 4g/√2 माइनस 4a मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग इस ब्लॉक के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन लिखते हैं, तो इस इक्वेशन को मान लेते हैं 1। अब हम लोग इस ब्लॉक के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन लिखते हैं, तो हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि यह ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है, कितना एक्सलेशन से ए एक्सलेशन से, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स कितना है T2 है, यानी कि T2 लिखेंगे माइनस इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी T2 के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कितना है 2g/√2 है, और कितना है या फ्रिक्शन फोर्स है, तो हम लोग कितना लिखेंगे T2 माइनस 2g/√2 माइनस 0.5 इंटू 2g/√2। क्लियर है, ठीक। बराबर कितना हो जाएगा, इस ब्लॉक का मास कितना है 2 है, इंटू एक्सप्रेशन हमने कितना माना है ए माना, इंटू क्या लिख देंगे ए लिख देंगे।
क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, T2 बराबर 2a प्लस 2g/√2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, g/√2 यानी कि 2g/√2 प्लस g/√2 मिलकर क्या हो जाएगा 3g/√2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 3g/√2 आ जाएगा। क्लियर है। तो T2 का वैल्यू हमें पता चल गया। इस इक्वेशन को मान लेते हैं 2। अब हम लोग कौन सा इक्वेशन लिखेंगे, इस पुल्ली पर टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे। इस पुल्ली पर किस चीज का इक्वेशन लिखेंगे, टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे। क्लियर है। तो इस पुल्ली का यह क्या है, सेंटर है। तो इस सेंटर के अबाउट क्योंकि यह ब्लॉक नीचे की ओर जा रहा है तो यह पुल्ली कैसे रोटेट करेगा, इस सेंस में रोटेट करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे रोटेट करेगा। जब यह पुल्ली ऐसे रोटेट करेगा, क्लियर है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि T1 का टॉर्क ज्यादा होगा और T2 का टॉर्क क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। तो T1 का टॉर्क इस सेंटर के अबाउट जो होगा वह कितना हो जाएगा, T1 इंटू यह रेडियस R। तो क्या लिखेंगे T1 इंटू R, किस सेंस में होगा, क्लॉकवाइज सेंस में। अब हम लोग इस T2 का टॉर्क निकालते हैं। T2 किधर है, इधर है, और रेडियस कितना है, R है, यानी कि इस T2 का इस पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, T2 इंटू R होगा। तो प्लस कितना लिखेंगे, T2 इंटू R। किस सेंस में होगा ये, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। किस सेंस में होगा ये, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। क्लियर है। और इस ब्लॉक का वेट किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो होगा कितना, इस ब्लॉक के वेट को अगर हम लोग W बोल दे तो नीचे की ओर लगेगा W। तो इस वेट का इस ओ पॉइंट के बाद यानी इस सेंटर के बाद टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो प्लस कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, I इंटू अल्फा। तो इस पुल्ली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना हमारे पास I है, और इस पुल्ली का एंगुलर एक्सलेशन हम लोगों ने कितना माने हैं, अल्फा माने हैं, इंटू क्या लिख देंगे, अल्फा लिख देंगे। क्लियर है। बस इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्लॉकवाइज सेंस को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, T1 इंटू R। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस क्या लिखेंगे, T2 इंटू R बराबर I इंटू अल्फा लिखेंगे। तो T1 माइनस T2 बराबर क्या मिल जाएगा, I अल्फा अपॉन R मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक है। क्योंकि हमको किस चीज़ का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ए के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमको अल्फा को क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा ए से। तो अल्फा को ए से रिप्लेस करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इस पुल्ली को ध्यान से देखेंगे। तो इस पुल्ली के पास क्या है, पुल्ली ऐसे है मेरा। क्लियर है। ठीक है। और यह पुल्ली कितना एंगुलर एक्सलेशन से रोटेट करना चालू करता है, अल्फा से रोटेट करना चालू करता है। तो जब हम लोग इस पुल्ली के इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट पर इस पुल्ली क्या, इस रोटेशनल मोशन के कारण जो लीनियर एक्सलेशन होगा वह कितना होगा, अल्फा इंटू R होगा। क्लियर है। ठीक है। और इस पॉइंट पर जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग का इस डायरेक्शन में एक्सलेशन कितना है, A है। चूंकि यह स्ट्रिंग इस पुल्ली पर क्या कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है। तो स्लिप नहीं कर रहा है तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यह स्ट्रिंग और इस पुल्ली के बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो 0 है, यानी कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो जब इस स्ट्रिंग और इस पुल्ली के बीच में रिलेटिव मोशन है ही नहीं तो ए किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा R के इक्वल होना चाहिए। तो ए बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, R अल्फा लिख देंगे। क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ से अल्फा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, A/R। अल्फा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, A/R। और यही कौन सा कंडीशन कहलाता है, नो स्लिपिंग कंडीशन कहलाता है। क्लियर है। यानी कि नो स्लिपिंग कंडीशन में ये अल्फा बराबर हमें क्या मिल जाता है, A/R मिलता है। अब इस हम अल्फा के वैल्यू को उठा को यहाँ पुटअप कर देते हैं। तो अल्फा को हम लोग यहाँ मिटाते हैं और अल्फा की जगह पे A/R लिखेंगे। A/R तो R² हो जाएगा नीचे। क्लियर है। ठीक है। बस कुछ नहीं है। यहाँ से T1 का वैल्यू उठा के पुटअप कर देते हैं, यहाँ से T2 का वैल्यू उठा के पुटअप कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ए का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है। तो T1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 4g/√2 माइनस 4a लिखेंगे, और T2 की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस 2a माइनस 3g/√2 लिखेंगे बराबर IA/R²। क्लियर है। तो ए वाले टर्म को एक्साइड कर देते हैं। ए वाले टर्म को उधर ले जाएंगे तो यह 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। या बीच में कितना है, माइनस है। अब 3g/√2 माइनस 4g/√2 माइनस 3g/√2 यानी कि कितना हो जाएगा, g/√2 बचेगा। क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ से 6a है, 6a हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो हम लोग कैसे लिख देंगे, कुछ इस तरीके से ए लिख देंगे। क्लियर है। ठीक है। तो ए बराबर हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, g/√2 अपॉन I/R² प्लस 6। और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। जी का वैल्यू हम लोग पुटअप कर देंगे 10, यहाँ पे पुटअप करते हैं, जी की जगह पे 10/√2 लिख देते हैं, अपॉन आई हमारे पास कितना दिया गया, 0.5 दिया गया है, प्लस बटा R²। R हमारे पास कितना 1/10 है, तो 1/10 का स्क्वायर 1/100 हो गया, प्लस 6
इसको सॉल्व कर दोगे तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसको आप सॉल्व करके न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, मेरा मकसद केवल यही तक आपको सिखा देना था, बाकी आप न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पुली ब्लॉक सिस्टम पर आधारित बहुत सारा प्रॉब्लम बना सकते हैं। हम लोग लगभग 5-7 प्रॉब्लम मैंने आपको 5-7 प्रॉब्लम से ये प्रैक्टिस करवा दिया है। आप अपने बुक से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है? ओके।